तो आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे पॉल साइंस का, ये वाली बुक का, पॉलिटिकल थ्योरी। इसका चैप्टर 2 है फ्रीडम। नाउ फ्रीडम इज अ वेरी सिंपल वर्ड। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है, पर फ्रीडम के पीछे की फिलोसफी क्या है, ये फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, फ्रीडम हिंदुस्तान ने अपना एक बेसिक पार्ट क्यों बनाया, फ्रीडम हमारे देश के लिए फ्रीडम इतनी ज़रूरी क्यों थी। और फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन कंट्री, इट्स अबाउट सो मेनी कंट्रीज ऑन द होल वर्ल्ड। तो फ्रीडम का पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट, फिलोसफिकल एस्पेक्ट, वो सारा पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हम म्यांमार की और आपका जो है अफ्रीका के एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, क्योंकि इन कंट्रीज ने काफ़ी कुछ सहा है अपने आप को आज़ाद कराने के लिए। और क्यों फ्रीडम के ऊपर कुछ रोक टोक होनी चाहिए, क्या हमारे को पूरी तरह से आज़ादी मिल जानी चाहिए या हमारी आज़ादी के ऊपर कोई रोक टोक होनी चाहिए, फ़ायदा नुकसान ये सब पढ़ेंगे। देन इसके बाद ही इसी चैप्टर के अंदर हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, ये सब चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग ही आपके एक 1 मार्कर क्वेश्चन के साथ होती है। नेल्सन मंडेला, इनकी बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, विच बुक इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ठीक है, he was a person living in South Africa and he was a philosopher, मतलब he was a follower of Gandhian principles, जिसमें वो असत्य अहिंसा की बातें करते थे और शांति से अपने हकों के लड़ने के लिए बात वो करते थे। अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या देखी गई है, क्या देखी गई थी? अंग्रेजों ने अफ्रीकन के साथ क्या ट्रीटमेंट किया था, सबसे ज्यादा क्या गलत ट्रीटमेंट किया था? अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे। ठीक है, तो देयर वाज मोहम्मद अली, अभी थोड़े टाइम पहले उनका यही आया था कि क्यों इस तरह से बोला जाता है कि एवरी वाइट थिंग, एवरी फेयर थिंग इज गुड एंड एवरी डार्क थिंग इज बैड। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जहां पे उन्होंने ये बोल दिया जस्ट बिकॉज वी आर वाइट्स वी आर सुपीरियर देन यू डार्क स्किन्ड पीपल। ठीक है, इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट अफ्रीका, इट इंक्लूड्स एशियन पीपल ऑल्सो, इंडियंस ऑल्सो। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज नॉट वाइट, एवरी पर्सन हु इज व्हीटिश, हु इज डार्क ब्राउन, ब्राउन, कोई भी कलर हो, जो अगर कलर्ड है, उसकी स्किन कलर्ड है, तो वो नीचे की कैटेगरी का है। और वहीं पे अगर कोई फेयर कम्प्लेक्शन है, एकदम गोरा चिट्टा, लाइक यूरोपियन, लाइक अमेरिकन, तो वो जो है हाई सुपीरियर रखता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा थी। रेस्टोरेंट्स पे लिखा हुआ था डॉग्स एंड अफ्रीकन, डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, what happened with गांधी जी once की, he was traveling by a train and उनको ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया, बिकॉज वो जो थे जिस कंपार्टमेंट में थे, दैट कंपार्टमेंट वाज रिजर्व फॉर व्हाइट पीपल ओनली, नो कलर्ड स्किन पर्सन कैन एंटर इनटू दैट कोच। तो उनको धक्के मार के निकाल दिया, तो वही हैड अ टिकट ऑल्सो। तो ये सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका के अंदर काफी प्रोमिनेंट थे, एंड उसको अपार्थाइड रिजीम कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज अपार्थाइड रिजीम? इट वाज अ सैग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी। ये दोबारा से एक और वर्ड भी आ सकता है, अपार्थाइड भी आ सकता है, सैग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी भी आ सकता है। सैग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी का मतलब ही क्या होता है? सैग्रीगेशन करना, काले को अलग, गोरे को अलग। थैंक यू। काले को अलग, गोरे को अलग करने को ही सैग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी बोलते हैं। इस पॉलिसी के चलते वाइट वालों ने अपनी चलाई। दो, अफ्रीका के अंदर वाइट पीपल बहुत कम थे, बहुत माइनॉरिटी में थे, बट ये चलाते अपनी थी। और जो डार्क स्किन्ड पीपल थे, उनको बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत हार्डशिप, बहुत ब्रुटैलिटी फेस करनी पड़ी साउथ अफ्रीका में। तो ये सारी लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी और उनकी नेल्सन मंडेला की बुक टीचर्स का फेवरेट है। ठीक है, आपको इस इंसान की फोटो भी दे सकते हैं, नीचे इनकी फोटो बनी हुई है इनकी बुक के ऊपर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये फोटो देके पूछ लेंगे ये फोटो किसकी है, ऐसे भी आ सकता है, आप लिखेंगे नेल्सन मंडेला की है। तो इनके साथ सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी में क्या हुआ था, इनको शहरों से बाहर कर दिया गया था, इनकी मूवमेंट के ऊपर रोक टोक लगा दी कि इस समय आप इस एरिया के अंदर नहीं जाएंगे। इनकी चॉइस ऑफ मैरिंग तक छीन ली गई थी कि आप अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते, हम डिसाइड करेंगे आपको किससे शादी करनी है। या एक ब्लैक वाइट लेडी से शादी नहीं कर सकता। कलेक्टिवली बहुत सारी रोक टोक लगाई गई थी, डिस्क्रिमिनेशन किया गया था लोगों से उनकी रेसेस के बेस पे। एंड मंडेला एंड उसके कॉलीग्स ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट किया कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एंड इसके चलते जो है उनको जेल में डाल दिया गया था, और जेल में रहते रहते उन्होंने एक किताब लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला कुल मिला के 28 वर्ष तक जेल में रहे थे, अपने इस नारे को कंटिन्यू करते हुए, अपने इस कैंपेन को कंटिन्यू करते हुए,
that we want equal treatment, we want freedom, and we don't want any kind of apartheid regime in our country. एंड उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी लाइफ के जितने प्लेजर्स थे, द हैप्पीनेस मोमेंट्स, द फ्रेंड्स एंड द फेवरेट गेम बॉक्सिंग, सब कुछ इन्होंने गिव अप कर दिया सिर्फ अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अपने देश को इक्वालिटी दिलाने के लिए इन्होंने ये सब किया. फॉर दिस, फॉर फ्रीडम, मंडेला पेड अ वेरी हैवी प्राइस. सो फ्रीडम एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी थी कि उसने अपना पूरा जीवन, अपना सारा यूथ जेल में भी बिता दिया जस्ट बिकॉज वो अपने देश को आज़ाद करा सके. इतना समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट अब हम एक लेडी के बारे में पढ़ेंगे. ये म्यांमार से लेडी थी, ऑन सांग सुई की, ऑन सान सुई की. एंड इनका फोटोग्राफ अगेन पेपर में आ जाता है और पूछते इस लेडी का नाम लिखो. अब मजे की बात ये, नेल्सन मंडेला याद करना इज अ वेरी इजी टास्क, पर आपको अगर मैं एक बार में बोलूँ ऑन सांग सुई की स्पेलिंग लिखनी है आपको, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. पर टीचर्स यही मजे लेती है, नेल्सन मंडेला की फोटो ना देके इस लेडी की फोटो दे देती हैं और पूछते हैं ये लेडी कौन है, इस लेडी की द्वारा लिखी हुई किताब का नाम लिखो. बच्चे किताब का भी नाम याद कर लेते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर, पर उनका नाम लिखना नहीं आता है लेडी का, तो उसको प्लीज याद करके जाना, ओंग सान सुई की. ठीक है, तो ये म्यांमार की लेडी थी. म्यांमार का बैकग्राउंड बता देती हूँ वहाँ पे क्या था. वहाँ पे हमेशा मिलिट्री रूल चलता रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं रही, तो वहाँ पे मिलिट्री रूल ही चलेगा, मिलिट्री के अंडर ही लोग रहेंगे, लोगों को अपने हिसाब से अपने रूलर को चूज करने की शक्ति नहीं है, वहाँ वोटिंग सिस्टम नहीं था. तो इस लेडी ने उसके लिए लड़ाई करी. ठीक है, सो नॉन वायलेंस का ही इसने फिलोसफी अपनाया, अगेन गांधी फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा. एंड ऑन सांग सुई ने जो है वो वैसे बाहर की रेजिडेंट थी, बाहर रहती थी क्या, मे बी इंग्लैंड, उसके हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ वो इंग्लैंड में रहती थी. बट उसने अपने कंट्री, अपनी ओरिजिन कंट्री जो थी उसकी म्यांमार, उसमें उसने जो है प्रॉब्लम्स होती हुई देखी. एक सेकेंड, ये क्या, ड्रग्स, ये रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं ड्रग्स. बस ये क्या चूरन है? ड्रग्स, ड्रग्स, सस्ते नशे. कपूर है ये. ठीक है, ऑन सांग सुई की जो थी वो म्यांमार में आई अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमें अपने देश में डेमोक्रेसी चाहिए. एंड यहाँ उसको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया कि तुम इस घर से बाहर निकली तो हम तुम्हें उठाकर सीधा जेल में डालेंगे, या फिर अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो हमें तुम्हें लंदन भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे और तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे. ये बहुत अजीब है जो मैंने खा लिया है. तो उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया था, उसका हस्बैंड मरने वाला था या मर गया था इंग्लैंड के अंदर, फिर भी वो नहीं निकल पाई क्योंकि उसे पता था एक बार मैं निकल गई मुझे वापस नहीं आने देंगे. तो ये काफी समय तक वहीं पे अपने देश में रही, इसने लड़ाई करी और अपने देश को फ्रीडम दिलाने की कोशिश करी मिलिट्री रूल से. फिर उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर. शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर. ये आजादी का मतलब है अपने डर से ऊपर बढ़ो, डर के आगे जीत है. माउंटेन ड्यू पीती थी ये. ठीक है, जब तक आप डरते रहोगे आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते हो. हम लाइफ में जो भी ऑप्शंस लेते हैं हमें डरना नहीं चाहिए, हमें किसी के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, किसी के अथॉरिटी के आगे इतना सिर नहीं झुकाना चाहिए, हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से लीड करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए. तो उसने ये बताया था कि अपनी लाइफ को डिग्निफाइड मैनर में जीना है तो यू शुड हैव फ्रीडम फ्रॉम फियर. ये जो दो लोग हैं नेल्सन मंडेला और ऑन सांग सुई की, इन्होंने देखा गया है कि फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल करा, इनका पर्सनल लॉस काफी हुआ, बट फिर भी अपने देश को आज़ादी दिलाने में जुटे रहे. एंड किस किस से आज़ादी दिलाई? एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज ने ब्रिटिश रूल से, फ्रेंच रूल से, पोर्चुगीज रूल से, ये सब कंट्रीज ने आके हमारे एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर बहुत रूल करा, बहुत दबाया है, इसलिए हमें इनसे आज़ादी पानी थी. इतना समझ में आया? अब मुझे अपनी टर्मिनोलॉजी में बताओ आज़ादी का क्या मतलब होता है अपने हिसाब से. ओजस्वी, तुम कब आज़ाद महसूस करते हो? वेदिका, तुम कब आज़ाद महसूस करती हो? तुम्हारा अपने डेफिनेशन क्या है आज़ादी का पर्सनल लेवल पे? जब कोई पढ़ाई ना हो, रेस्ट्रिक्शन ना हो. रेस्ट्रिक्शन किस प्रकार की, वेदिका?
क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है। सिफत तुम बताओ, आजादी का क्या मतलब है? तुम कब आजाद महसूस करती हो कि आज तो मैंने बड़ा एंजॉय करा, आज मैंने बड़ी आजाद थी, आज मुझे बड़ी फ्रीडम मिली? कब ऐसा महसूस होता है तुम्हें? विदाउट एनी हेल्प? और अपने हिसाब से बताओ, तुम कब आजादी से तुम्हें महसूस होती? मुझे आजादी स्कूल जाके महसूस होती थी। पता नहीं क्यों, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। आई यूज टू फील वेरी फ्री ओवर देयर इंस्टेड ऑफ बीइंग एट माय होम। कहाँ पे? तुम्हें स्कूल ना जाना पसंद है? चलो, भगवान ने सुन ली तुम्हारी। अब आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, या व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। फ्रीडम क्या है एग्जैक्टली? फ्रीडम उस चीज को कहते हैं जब आपके ऊपर बाहरी कंट्रोल ना हो। ठीक है, व्हेन यू आर फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, व्हेन यू आर फ्री ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स। आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो वो ठीक है कि अगर तुम्हारे सामने आइसक्रीम रखी है, तुम्हारे दिल ने कहा मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मैं नहीं खा रही, दैट इज ओके, दैट इज योर फ्रीडम। बट अगर पापा ने बोल दिया कि नहीं तू ये आइसक्रीम नहीं खाएगी, तुम्हारा मन है, बट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से तुम वो आइसक्रीम नहीं खा पा रहे हो, दैट इज curtailment ऑफ फ्रीडम, दैट इज रिस्ट्रिक्शन, दैट इज कंस्ट्रेंट। फ्रीडम होता है कि आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट ना हो, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ना हो। ठीक है, कोई बाहरी रूप से दबाव ना हो, कोई बाहर का बंदा आपके ऊपर कोई प्रेशर ना बना के बैठा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो। आप जो करो या ना करो, आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, किसी और का प्रेशर नहीं होना चाहिए। दैट इज योर फ्रीडम। तो फ्रीडम वो सेक्शन होता है जहाँ पे आपके ऊपर कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होते। यू आर इंडिपेंडेंट टू मेक योर डिसीजंस एंड इन एन ऑटोनॉमस वे, जैसे आप चाहो वैसे वो करो। तो इसके अंदर आप अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करते हो, आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हो, साथ में अपनी पोटेंशियल को भी डेवलप करते हो। आप जो करना चाहते हैं आप वो करते हैं, आपको लगता है मैं इसके लायक हूँ तो मैं ये ही करूंगा। If you are an SC or ST, nobody is going to tell you that you belong to an SC or ST community, therefore you cannot be a doctor, you cannot be a lawyer. You are an SC ST, you are supposed to do the meager task only. No. ठीक है, आपकी लाइफ को कोई और नहीं चलाएगा। दैट इज फ्रीडम। तो फ्रीडम के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट का ना होना, और ऐसी कंडीशंस होना जहां पे आप अपने टैलेंट्स को फुल्ली डेवलप कर सको। आप में जिस चीज की एबिलिटी है आप उस चीज को फुल्ली डेवलप कर सको। इतना क्लियर हुआ? तो क्या सबको पूरी पूरी आजादी दे देना ठीक है, या कुछ रोक टोक होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर हम रोक टोक नहीं रखेंगे, मैं हर चीज को, हर बंदे को पूरी पूरी आजादी दे दूं कि आप जो मर्जी करना चाहो करो, तो उसके नुकसान क्या होंगे? मारने पीटने लग जाएगा सब, मिसयूज करेंगे, लोग अपनी फ्रीडम को मिसयूज करेंगे, राइट? तो कुछ रोक टोक होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते, जैसे हमने पहली लाइन पढ़ी थी, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। तो एब्सेंस नहीं होता, मिनिमाइज होता है। तो आप पूरी तरह से एक्सटर्नल कंट्रोल को खत्म नहीं कर सकते, ना ही खत्म करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, ताकि एक इंसान अपने आप को डेवलप कर सके। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो दिल आ रहा है आप वो कर रहे हो, नहीं। आपके राइट्स, आपकी फ्रीडम की ऊपर एक लिमिट होती है, ताकि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे। तो फ्रीडम का एक और एस्पेक्ट होता है जिसमें पूरे देश को चूज करने का मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को कैसा बनाना चाहता है, वो एक देश का क्या आइडियल है, वो क्या बनना चाहते हैं, उसकी भी आज़ादी मिलना। और फ्रीडम उसी हिसाब से होनी चाहिए कि उसमें रोक टोक उस हिसाब से होनी चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे क्या रूल्स चलते हैं और क्या रूल्स नहीं चलते, उसके हिसाब से आपके ऊपर रोक टोक लगाई जाएगी। जैसे सर्टन कंट्रीज में नॉनवेज में गाय खाना मना है, सर्टन कंट्रीज में दारू पीना मना है। ठीक है, तो उन कंट्रीज में आपको वो सब नहीं करना, ये एक तरीके के रिस्ट्रिक्शन है। आप बाकी सब जो करना है करो, ये चीजें नहीं करोगे।
तो कुछ रोक टोक होनी चाहिए। आपको बस फर्स्ट 2 पैराग्राफ करने थे व्हाट इज फ्रीडम के, बाकी 2 ना करो, चलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बॉक्स बना हुआ है स्वराज, ये सबके पेपर में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्वराज को रीड करो सिफत। आपको पेपर में ये अनसीन पैसेज की तरह आ जाएगा, 6 मार्क का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ जाएंगे। स्वराज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज हमारे देश के साथ काफी कनेक्टेड है। स्वराज के ऊपर हमारा जो है काफी नारे रहे हैं। तो स्वराज 2 शब्दों से बना है, स्व मतलब सेल्फ, राज मतलब रूल। तो सेल्फ रूल कि हम लोग हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान पे राज करें, या रूल ओवर सेल्फ, अपने ऊपर राज करने का हक भी हम खुद को देते हैं, किसी और को नहीं। तो स्वराज ये है कि मेरे देश पे हक मेरा चलेगा और मेरे पे भी हक सिर्फ मेरा चलेगा, बाहर वाला कोई नहीं है। तो स्वराज जो है फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट रहा है। हमारे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी स्वराज मांगा था, उन्होंने पॉलिटिकली भी स्वराज मांगा था कि हमें अपने देश का निर्णय लेने का हक हमें चाहिए, किसी और को नहीं, और हमारी लाइफ कैसे चलेगी ये भी डिसाइड हम करेंगे। स्वराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट का पार्ट बना, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक के जो है फेमस वर्ड थे। एंड देन आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, ये सब काफी सारे नारे उस वक्त आए हैं और पूर्ण स्वराज के नारे लगाए गए हैं। आपके काफी सारे सेशंस हुए थे जिसके अंदर स्वराज 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 इसके ऊपर बहुत फोकस करा गया है। एंड स्वराज जो है एज अ रूल ओवर सेल्फ दैट वाज हाईलाइटेड बाय गांधी। गांधी ने दिया था रूल ओवर सेल्फ, इंसान को लीड करने का इंसान का खुद का ही होना चाहिए। और उनकी एक पुस्तक थी, 1 मार्कर आ जाएगा, कि गांधी की बुक का नाम क्या है, हिंद स्वराज। तो उन्होंने बोला अपनी बुक में, स्वराज का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है, इसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मत्थे लेना, कि मेरे को आगे पढ़ाना या पीछे रहने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं। अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की सेल्फ रियलाइजेशन करना, और डीह्यूमनाइजेशन वगैरह, जो भी यहाँ पे गलत कुछ हो रहा है वहां से हटने को इन्होंने बोला। ये आपको गांधी का स्वराज का डेफिनेशन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्वराज फ्रॉम द गांधीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये उनकी डेफिनेशन थी, स्वराज का मतलब इज नॉट जस्ट लिबरेशन, इट इज फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, केपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। गांधी जी मानते थे, गांधी जी बिलीव दैट द डेवलपमेंट दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियलिटीज। अगर हम खुद के ऊपर रूल करेंगे, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएंगे, तो ना ही हम पर्सनल लेवल पे ग्रो करेंगे, हमारा पूरा देश भी ग्रो करेगा और हमारे देश में न्याय फैल सकेगा। ये चीजें आज के टाइम में भी 21st सेंचुरी में भी काफी रेलेवेंट होती हैं। और गांधी जी की बुक का नाम अगेन 1 मार्कर में पूछ लेंगे, हिंद स्वराज। यहाँ तक समझ में आया? ये आपका अगेन 2 मार्कर का क्वेश्चन है। अगला टॉपिक, द सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट, कि रोक टोक आती कहाँ से है। अब हम ये इसको नेशनल लेवल पे पढ़ेंगे कि एक देश के ऊपर रोक टोक कैसे लग सकती है, एक देशवासी जो है उनके ऊपर क्या क्या सोर्सेस है रोक टोक लगाने के, किस किस तरीके से रोक टोक लगाई जा सकती है इंडिविजुअल्स पे, देशवासियों पे। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल में कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। हो सकता है आपके देश के ऊपर कोई दूसरा देश राज्य कर रहा हो, वो आप पे रोक टोक लगा सकता है। हो सकता है आपके देश का अपना कोई राज्य हो जो आपके ऊपर रोक टोक लगा रहा हो सकता है अपने देश का लोकतंत्र का संविधान ऐसा हो जो आप पे रोक टोक लगा रहा हो। तो रोक टोक लगाने के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, कोई राजा हो सकता है, आपके पॉलिटिकल आइडियल्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर रोक टोक लगा सकते हैं, कोई दूसरा देश। अब तो खैर ये कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अगर ऐसा भी होता तो वो आपके ऊपर रोक टोक लगा सकते थे, तो सरकार रोक टोक लगा सकती है। तो सच रेस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज बाय द फोर्स ऑफ लॉ, दे मे बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट थ्रू लॉ। तो आपके जो राजा हैं वो भी आपके ऊपर रोक टोक लगा सकते हैं और सरकार भी रोक टोक लगा सकती है, क्योंकि इनके हाथ में पावर होती है लोगों को चलाने की अपने हिसाब से। पहले के टाइम में साउथ अफ्रीका में जो कॉलोनीज बनाने वाले जो रूलिंग कंट्रीज थी उन्होंने काफी सारी रोक टोक लगाई थी। Some form of government may be inevitable, but if the government is democratic one, the members of the state should retain some control over their rulers. तो हर देश के अंदर किसी न किसी तरीके की सरकार होती है, पर जहाँ लोकतंत्र होता है, जहाँ लोगों द्वारा नेता को चुना जाता है, वहां पे लोगों के हाथ में भी पावर होती है सरकार को कंट्रोल करने की। तो इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ सरकार लोगों को कंट्रोल कर रही है, राजा लोगों को कंट्रोल कर रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लोग भी जो है सरकार को कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं।
इसीलिए सब देशों में माना जाता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे लोगों को भी पावर मिलती है, ना केवल सरकार को। बट इट्स नॉट जस्ट कि सरकार ही रोक टोक लगा सकती है या राजा ही रोक टोक लगा सकता है। हमारे सामाजिक रूप में इनइक्वालिटीज इतनी है जो लोगों पे रोक टोक लगाती हैं। एक लड़का लड़की के मामले में लड़कियों पे रोक टोक ज्यादा लगती है कि काफी फैमिलीज में होता है, लड़कियां जॉब नहीं करेंगी, लड़की ज्यादा पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी, लड़कियां इस टाइम नहीं जाएंगी, और लड़के ये सब कर सकते हैं। ये आपका एक सोशल जो है रोक टोक है, कंस्ट्रेंट है, जो सर्टन सेक्ट के लोगों को ज्यादा देखना पड़ता है। उसी तरह सोशल इक्वालिटी कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे हो सकती है। अगर आप सर्टेन कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाए, आपको सर्टेन एरियाज में ना घूमने दिया जाए, सर्टेन एक्टिविटीज ना टेकअप करने दी जाए, तो आपके ऊपर रोक टोक ऐसी भी लग सकती है। तो ये सिर्फ सरकार की बेसिस पे नहीं होता, ये आपकी सोशल कंस्ट्रेंट भी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा एक पैराग्राफ दिया है नेताजी सुभाष चंद्र, एक बार प्रेसिडेंट आपका जो है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट नया नया स्टार्ट हुआ था कि हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। और उस टाइम पे लोगों को, यूथ को स्पेशली उजागर करने के लिए इन्होंने ये स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि हर देश को आगे बढ़ने के लिए, हर रेवोल्यूशन को आगे प्रोसेस करने के लिए एक नारा होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए। और आज का आइडियल है फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेजी शासन से आज़ादी लेनी ही होगी। पर आज़ादी का एक्चुअल मतलब क्या है? इसके बहुत सारे कॉनोटेशन हो सकते हैं, बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। किसी के लिए आज़ादी होगी स्कूल जाना, किसी के लिए आज़ादी है स्कूल ना जाना, किसी के लिए आज़ादी है होमवर्क से छुटकारा, किसी के लिए आज़ादी है घूमना फिरना। तो हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब अलग है। मम्मी से पूछोगे आज़ादी क्या है, मैं बस खाना ना बनाऊं, घर का कोई काम ना करूं, ये उनकी आज़ादी है। फादर कहेंगे मेरे को बस मैं घर में बैठा रहूं, चाय मिलती रहे, ये मेरी आज़ादी है। तो सबके लिए आज़ादी का डेफिनेशन अलग है। एक गरीब इंसान से पूछो उसके लिए क्या आज़ादी है, बस भरपेट खाना मिल जाए, ये उसकी आज़ादी है। ठीक है। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से पूछो कि क्या आज़ादी है, जिस देश में हिंदू मुसलमान को लेके इतने दंगे फसाद ना हो, एक फियरफुल टेंशन ना हो, वो आज़ादी है। तो हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग है। तो हर किसी को हर रूप से आज़ादी मिलनी चाहिए। एक अमीर को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, एक गरीब को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, एक आदमी को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, एक औरत को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, और हर तरीके से हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी होगी, ऑलराउंड आज़ादी देनी होगी। सिर्फ एक इंसान की आज़ादी की बात नहीं हो रही, पूरे देश की आज़ादी की बात हो रही है। हमें पॉलिटिकली भी फ्रीडम चाहिए, हमारे देश में पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कास्ट सिस्टम से आज़ादी चाहिए, हमें कम्युनलिज्म से आज़ादी चाहिए, रिलीजियस इंटॉलरेंस से आज़ादी चाहिए। तो जब ये वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बोला ये बातें आपको यूटोपियन लग रही होंगी। यूटोपियन का मतलब है अनरियल। ये क्या हवाबाजी वाली बात बोल रहा है, इसकी तो बात ही नहीं समझ में आ रही है, काइंड ऑफ कह रहा आज मेरी बात आपको बहुत अनरियल लग रही होगी, आपको आज मेरी बात यूटोपियन लगेगी, बट एक समय आएगा कि जब आपको रियलाइज होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ये कितना जरूरी है, और यही हमारी आत्मा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आजादी, पूर्ण रूप से आजादी। समझ में आया? तो हमने पहले स्वराज पढ़ा, जिससे हमने गांधी का एस्पेक्ट ऑफ आजादी पढ़ा। ठीक है, स्वराज का मतलब पढ़ा। यहाँ पे हमने सुभाष चंद्र बोस का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा। आपको दोनों में से किसी एक का आ जाएगा। इतना समझ में आया? ये जो आपकी बुक है ना, इसमें मोर ऑफ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके फिलोसफिकल है, थॉट प्रोसेस के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले वो वाली बुक पढ़ी थी, वो तो क्लियर थी, कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज दिया हुआ है आपको कि लोकल गवर्नमेंट की कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है। यहाँ पे आपका थ्योरी एस्पेक्ट होगा इस बुक के अंदर, फिलोसफी, कि ये शब्द अगर डाला गया तो क्यों डाला गया, उसके पीछे की कथा क्या थी। ठीक है, प्रेसिडेंट बना है तो क्यों बना है। ठीक है, अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, पीछे की कहानी क्या है, बैकग्राउंड के ऊपर हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट थ्योरी, कि अगर कोई भी चीज संविधान में दी गई है उसके पीछे के क्या क्या वो है। तो जैसे अभी आपका पहला चैप्टर था पॉलिटिकल थ्योरी, जो मैं करवाऊंगी, कि हम ये बुक पढ़ी क्यों रहे हैं, वाई पॉलिटिक्स, वाई स्टडिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आप ये पढ़ोगे इसका क्या फायदा है। फिर आज़ादी, जो हम बहुत ही सिंपल मीनिंग पढ़ते हैं, फ्रीडम इज आज़ादी, पर उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। इक्वालिटी, अगेन इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर होना, पर इक्वालिटी के पीछे की क्या फिलोसफी है हमारे देश की, वो सारा हम पढ़ेंगे। सोशल जस्टिस, ये सब हमारे प्रियम्बल के लिए हुए शब्द हैं जिनको पूरा पूरा एक्सप्लेन करा गया थियोरेटिकल फॉर्म में।
समझ में आया? तो हर बच्चे का अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को बुक 1 अच्छी लगती है, किसी को बुक 2 अच्छी लगती है। दोनों बुक्स का एक अपना एस्पेक्ट है। अगर आप में से कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेगा, अपनी 11th की बुक्स मत फेंकना, ठीक है? वेदिका तुम प्लान कर रही हो, अपनी 11th की बुक्स मत फेंकना, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है इन बुक से, ठीक है? एज इट इज पूछते हैं फ्रीडम का क्या मतलब है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ फ्रीडम, क्या फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर होते हैं यहाँ से, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे पिकअप करते हैं, ठीक है?